हे हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस। स्वागत आप सभी का सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में। आज अपने बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन वाले पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सही सुना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये पार्ट पढ़ने से पहले बता देता हूं कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। हम लोग बेटा अपने पास में क्लास के अंदर नोट्स बनाएंगे सभी क्लासेस के अंदर, और नोट्स जैसे अपने पास चैप्टर चालू होंगे अपने पास में अपनी क्लास के नोट्स के साथ साथ हम जैसे अपने नोट्स कवर करेंगे उसके साथ में उनसे उस टॉपिक से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपनी क्लास में ही डिस्कस करेंगे, जैसे हम आज वाली क्लास में करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हमारी बुक में उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या क्या लिखा है वो भी हम साथ में पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब एक सिंगल क्लास के अंदर अपना पूरा पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर लेंगे अपनी ही एक सिंगल क्लास के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बनाएंगे नोट, तो मेरे साथ में बैठ के बनाएंगे नोट्स और चालू करते हैं अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हिच कवर्स, जो आपके पास में करीबन 23 टू 25 मार्क्स तक कवर करता है। क्या बात कर रहे हो सर? एग्जैक्टली बेटे, सिर्फ इतना ही नहीं, 23 नंबर से लेके 25 नंबर तक का काम सिर्फ और सिर्फ आपके इस अकेले एक्ट ने संभाल रखा है, इसलिए ये चैप्टर बन जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लिखना चालू करते हैं। तो पहली बात मैं शुरुआत करूंगा कि आपके पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, कहां से आया और कैसे वो बातें करेंगे। फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इसकी बाकी डिस्कशन चालू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। शुरुआत में हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था। तो लिखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ईयर से क्लियर है 1872। बात करें ब्रिटिशर्स की, तो कब बना? लिखो वॉज फॉर्म्ड ऑन, साथ में बनाएंगे चार्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही कुछ बॉक्सेस बना ली ताकि इन्हें हम फिल करते हैं अपने पास में, ठीक है। तो लिखो वॉज फॉर्म्ड ऑन 25th ऑफ अप्रैल 25th ऑफ अप्रैल 1872। मतलब क्वेश्चन आता है इसमें, एग्जाम में आता है बेटे, आता है तभी तो लिख रहे हैं। तो क्या बोला? 25 अप्रैल 1872 में इस एक्ट को बनाया गया था, इस एक्ट को बनाया गया था। तो एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन पूछा कि बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना, तो आंसर स्पष्ट है, सीधा हमें याद है सर, 25 अप्रैल 1872 में एक्ट बनाया गया था। अब होता क्या ना बेटा, जब कोई एक्ट बनाया जाता है ना, तो एक्ट के बनने के बाद, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो एक्ट के बनने के बाद उसे जनरल पब्लिक पर अप्लाई किया जाता है। ऑब्वियस सर, पता है हमको, पता है, कैसे पता है? अब बात समझते हैं इस बारे में कि जनरल, अब एग्जांपल के लिए जब एक्ट बना दिया गया तो उस एक्ट को बनाने के बाद में आम जनता पर गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है। उसी वर्ड को बोलते हैं एनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं? एनफोर्समेंट। इसी को बोलते हैं फोर्समेंट या इसी को बोलते हैं एप्लीकेबल। तो लिखते हैं कि 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट कब लागू हुआ था। लिखो बेटे, लिखो सर, इट वॉज came into force, it was came into force. So why I'm writing the word force, it simply means enforcement. क्या बोलते हैं इसको? enforcement. That means इसी को बोलते हैं applicable. कब हुआ? on 1st of September. लिखना चालू, 1st of September 1872। मतलब 25 अप्रैल को बना हुआ एक्ट 1 सितंबर को आम जनता पर एप्लीकेबल हो गया था। इसके सारे के सारे प्रोविजन के लिए आपकी आम जनता बाउंड हो चुकी थी, क्योंकि लॉ बाउंड करता है, पता है ना। लॉ में ऐसा नहीं होता मन की मर्जी से कर रहे हैं कुछ भी, क्योंकि लॉ क्या कहता है भैया, यू कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लॉ। लॉ खुद बोलता है यू कैन नॉट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन लॉ, वी ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉ। दिस इज द बेस्ट आंसर कि लॉ क्यों पढ़ रहे थे, है ना। अब बात कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास में कब एक्ट बना था, फॉर्मेशन ईयर। उसके बाद में कौन सी डेट है आपके पास में, एनफोर्समेंट, जिस दिन ये जनरल पब्लिक पर अप्लाई हो गया था। तो दो बड़ी बातें ये हमारे पास में। आगे आता हूं। अब इसके बाद में मुद्दा आता है कि सर जब एक्ट बनाया जाता है तो कोई एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है। मतलब क्या बोला? एप्लीकेबल है। आपने बता दिया जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल कब हुआ? 1 सितंबर को ये जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हुआ। लेकिन ये एक्ट एप्लीकेबल होने के बाद में कहां का एप्लीकेबल हुआ? लिखो बेटा, लिखो दिस एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या हुआ? इज एप्लीकेबल, कहां का एप्लीकेबल? लिखो इज एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया। क्या बोलूंगा? टू दी होल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम बात इंडिया की कर रहे हैं ना भैया, हम तो यहां रहते हैं। तो होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश के ऊपर ये एक्ट और इसके सारे प्रोविजन
एप्लीकेबल है। पहले होता रहा भैया एग्जांपल के आर्टिकल 370, पहले लिखते थे हमारे पास में एक्सेप्ट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 हुआ करता जो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया करता था। वो स्पेशल प्रिविलेज के बारे में हम पिछली क्लास में बातें कर चुके हैं, तो हम आगे और डिटेल में हम उस बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे काम की चीज क्या है कि हम जो पढ़ चुके हैं कि आपको याद रखना है कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके सारे के सारे प्रोविजन पूरे इंडिया पर अप्लाई है। मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं और उनमें रहने जितने भी लोग हैं, उन सब पर अप्लाई होता है। एंड ऑल आर बाउंड टू फॉलो द लॉ, वो सारे इसको फॉलो करने के लिए बाउंड है। आगे आते हैं तो वर्ड याद रहेगा कि आफ्टर द रिमूवल आर्टिकल 370। आगे आते हैं, लेकिन अभी हट चुका है क्योंकि 2019 में इन 2019 आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो हटने के बाद क्या करोगे? अब थोड़ी लिखोगे हाँ अप्लाई होगा वहां पर, तो उसको हम लिखने की रिक्वायरमेंट में आप सिंपली बोलोगे ऑल ऑफ इंडिया। दो बातें, पहली बात रिवाइज करते हैं, रिकॉल। कब बना एक्ट? 25 अप्रैल को बना। कब लागू हुआ? 1 सितंबर को लागू हुआ। उसके बाद कहां कहां एप्लीकेबल है? बोलो बोलो बोलो, कहां एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया, रिमेंबर। आगे आता है सर, अब एक बात पूछता हूं आप लोगों से, रिप्लाई करना। थोड़ी सी बात पूछता हूं, जब अब आपके पास में लॉ बन चुका, इसको इनेक्ट कर दिया गया, अब मुझे बात बताओ, क्या आज से पहले मतलब 1872 की बात से लेके एक्ट बना, उसके बाद से जितने भी चेंजेस इस लॉ में आए होंगे, जितने भी चेंजेस एक्ट में आए होंगे, क्या वो चेंजेस कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे? सर एग्जांपल दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा हमको। चलो एग्जांपल लेता हूं, जवाब देना। मैं कहता हूं आज से पहले मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोविजन ने बोला था कि भाई 2 साल की जेल होगी, और अब बाद में उसको जेल की इंप्रिजनमेंट के टाइम पीरियड को 5 साल कर दिया गया। तो कौन सा लेके चलोगे बताना सर? कौन सा लेके चलोगे? 2 साल लेके चलोगे या 5 साल लेके चलोगे? सर ऑब्वियस जो चेंज हो गया उसको लेके चलोगे। तो वही तो लिखा हुआ है इसके अंदर, एक वर्ड आता है यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव। तो लिखो दिस एक्ट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को कंटिन्यू नहीं करता। मतलब सर इसका मतलब क्या सीखा बेटा? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जो चीज पास्ट से रिलेट करती है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो चीज पास्ट से रिलेट करती है, मतलब रिलेटिंग टू पास्ट, उसे बोलते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव। ये वर्ड जहां भी आएगा इसका मीनिंग यही रहने वाला, ठीक है? तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, मतलब पास्ट को लेकर नहीं चलोगे। तो क्या लेके चलोगे? जो आ गया, मतलब जो आ गया और जो फ्यूचर में आएंगे उनको कंटिन्यू करते हैं, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर? हाँ सर, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखो। क्या लिखेंगे? इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या इफेक्ट है? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को इंक्लूड करता है। मतलब क्या हुआ, समझ में आया? तो 4 चीजें लिखी हम लोगों ने, रिवाइज करते हैं, याद करते हैं हैंड टू हैंड, क्योंकि फिर क्वेश्चन भी करना है इसके ऊपर। पहला प्रश्न, कब बना था? सर बना था 25 अप्रैल 1872 में। अप्लाई कब हुआ? 1 सितंबर में अप्लाई हुआ। लेकिन यहां पर एक बात और पूछता हूं आप लोगों से, निकल गई बात तो की जाएगी ना भाई। एक बात बताओ छोटी सी बात का रिप्लाई करना। 1872 में क्या इंडियन गवर्नमेंट थी क्या? ओ नहीं 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 नहीं, इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं थी। तो कौन थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो इसीलिए कहा जाता कि सर अगर एक्ट बनाया गया था तो किसने बनाया था? तो लिखा जाता है बेटा बाय दी, लिख लो, बाय दी प्री लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं? बाय दी प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब भारत के आजाद होने से पहले, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया भारत के आजाद होने से पहले जो भी लॉ मेकर्स थे, मतलब सर मतलब ये जो यहां पे वर्ड लिखे ना लेजिस्लेचर, इसका मतलब होता है लॉ मेकर्स। तो जो भी लॉ मेकर्स थे पहले वाले, उन्होंने इस एक्ट को बनाया था। तो कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। इसलिए क्वेश्चन भी बन जाता है कि बताओ किसने बनाया। तो 2 प्रश्न बनते हैं यहां पर। पहला प्रश्न बनता है हमारे पास में किसने बनाया। अगर आंसर आया तो फर्स्ट आंसर क्या हमारे पास में? ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगर ये पूछा गया बनाया किसने था, तो हमारा आंसर टिक करके आएंगे हम कौन सा? ब्रिटिश पार्लियामेंट वाला। लेकिन सेकंड साइड में अगर बोला गया भैया 1947 के बाद बोला गया, तो आज के दिन देश में कौन बनाता है? ऑब्वियस इंडियन पार्लियामेंट। तो ये दोनों प्रश्न में ध्यान रखना है। अगर 1947 इंडिपेंडेंस से पहले की बात पूछी गई तो आंसर में ब्रिटिश पार्लियामेंट लिख के टिक करने वाले हैं। और अगर बोला गया किसके बारे में 47 के बाद और पहले बाद में बोला गया तो इंडियन पार्लियामेंट करके आएंगे। रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। 5 चीजें हैं। पहली बात बोला बोला बोला, कौन सी बात? पहली,
कब बनाया गया? 25 अप्रैल को बनाया गया। कब अप्लीकेबल हुआ? 1 सितंबर पे। याद करो, याद हुआ? बोलो याद हुआ? हाँ हुआ सर, 1 सितंबर को अप्लाई हुआ। उसके बाद कहां का एप्लीकेबल आज के दिन? टू द होल ऑफ इंडिया, सब पूरे देश की हर एक स्टेट और हर एक पब्लिक पर अप्लाई। हम तो इंक्लूड है ही ना भैया इसके अंदर। थर्ड, फोर्थ कौन सा सर? डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव, पास्ट से रिलेट नहीं करता। जो भी चेंज आएंगे उन्हें कंटिन्यू किया जाता है, ऑब्वियस। और ये लोगों की खास बात है कि जब भी कोई चेंज आ चुका होगा आप चेंज को लेके चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब वही हुआ कि भाई अब जो आ चुका करंट और फ्यूचर वाला पार्ट उसे कंटिन्यू करोगे, पास्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारे पास। अगला प्रश्न था किसने बनाया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। अब कौन बना रहा है? इंडियन पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? तो ये बातें याद रहेंगी, बोलो। ये बेसिक इंट्रो वाली बात थी, किसके लिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके। लेकिन अब बच्चे के मन में प्रश्न आया, लिखा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो हमें ये तो बता दो सर, इतनी कहानी चल गई, ये तो बता दो, हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किस बला का नाम है? कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? तो बात करते हैं। अगली स्लाइड हमारे पास में, यहां तक क्लियर है ना? बोलो, दिल पे हाथ रख के बोल, सही है नहीं? हाँ यहां तक क्लियर है। अब आता है अगले प्रश्न के ऊपर। तो जो आपने बोला उसी को पिक कर रहा हूं। द नेम इज कॉन्ट्रैक्ट। ये बॉक्सेस मैंने पहले बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये कहना चाहते हो? यस। तो बात कर रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसके ऊपर पूरा एक्ट चल रहा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट इंडियन तो पता है हमें, एक्ट क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर चुका हूं लास्ट क्लास में। अब यहां पर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, सीखते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन आगे आने वाली है, आओ बताता हूं। तो देखो कुछ वर्ड लिख रहा हूं, मेरे साथ में कुछ शब्द लिखेंगे आप लोग, है ना? लिखो। तो पहला वर्ड लिखो बेटा ऑफर। पहला वर्ड क्या लिखेंगे? ऑफर। समझाऊंगा सारी बातें। दूसरा वर्ड लिखो, अब इसमें एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, और एग्जाम्पल से हम पूरा पार्ट सीख लेंगे। दूसरा वर्ड लिखा मैंने एक्सेप्टेंस। थर्ड लिख रहा हूं मैं कंसीडरेशन। थर्ड क्या लिख रहा हूं मैं? कंसीडरेशन। एंड फोर्थ इज लिख रहा हूं एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सर जादू दिखाने वाले? हाँ बेटा जादू ही समझ लो इसको। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो मैंने कुछ वर्ड्स आपके सामने यहां पे लिखे हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं, समझाने वाला हूं आप लोगों को। ओके सुनना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4 वर्ड लिखे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन और एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब समझना, मैं तुम्हें एग्जांपल लेता हूं, समझना ठीक है कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसीडरेशन क्या होता है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है। समझना ध्यान से। मुझे कुछ आइटम दिख जाए अपने आसपास में, मिल गया मिल गया बेटा, मिल गया, फोन मिल गया। सर फोन हेलो हेलो करने वाला, हेलो नहीं करने वाले, समझने वाले। अब बात करते हैं गाइस, सामने फोकस, सामने ध्यान सुनना, मेरा एग्जांपल सुनना। और एग्जांपल अगर कनेक्ट हो गया ना, गारंटी जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट याद रहेगा, हमेशा की डेफिनेशन क्या है, ऑफर क्या है, क्लियर रहेगा। चलो बातें करते हैं, ठीक है? बातें करते, समझना, बात कर रहे हैं हम, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि सर आई वांट टू सेल दिस फोन टू यू। मैं तुम्हें ये फोन बेचना चाहता हूं। बेच दो, बेच दो। सुनो तो सही, आगे कहानी तो सुनो। आई वांट टू सेल दिस सेल फोन टू यू फॉर ₹50,000। मैं ये फोन तुम्हें 50,000 में बेचना चाहता हूं। बताओ बेटे, क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया? हाँ या ना? क्या मैंने तुम्हें ऑफर दिया? यस और नो? सर ऑफर दिया आपने हमें, आपने ऑफर दिया सर, हमें मानते हैं। अब बताओ अगले प्रश्न पे आता हूं। अब जैसे तुमने बोला कि सर ओके वी आर रेडी टू बाय दिस, तो इसे क्या बोलूंगा बताना? इसका मतलब मेरा दिया गया ऑफर आपने कर लिया क्या? आपने कर लिया उस ऑफर को एक्सेप्ट। क्या कर लिया आपने? उस ऑफर को कर लिया एक्सेप्ट। तो ऑफर दिया और आपने क्या बोला? एक्सेप्टेड। तो ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है क्या बोलते हैं? फोकस सामने, अब सुनना। ऑफर जब एक्सेप्ट हो गया, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को लॉ में एक लीगल वर्ड दिया गया जिसका नाम है बेटे प्रॉमिस। क्या बोलते हैं इसको? द वर्ड इज कॉल्ड प्रॉमिस। कहते हैं कि सर ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे प्रॉमिस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अब प्रॉमिस तो बनेगा ना। अब मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं तुम्हें फोन बेचूंगा, और तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? तुम मुझे 50,000 रुपए दोगे। यही तो होता है ना, एक्चुअल में भी यही होता है ना भैया। हम ऑफर देते हैं एक्सेप्टेंस। चाहे मैं गाड़ी में कैब बुक करता हूं कहीं जाने के लिए, तो क्या ओला ओवर भी क्या बोलते हैं कि हम आपको यहां छोड़ेंगे और उसके बदले आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे। यही तो होता है ना। तो अब बताओ, ऑफर दिया गया और एक्सेप्टेंस वाला पार्ट मिलके कहलाता है बेटा प्रॉमिस। इनको हम हालांकि बेसिकली क्या करेंगे, इनको डेफिनेशन वाइज भी सीखेंगे, सेक्शन वाइज भी, लेकिन अभी हम सिर्फ और क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जान रहे हैं कि जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से मिलके बना। तो पहला वर्ड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड प्रॉमिस। यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ, अब समझना। दिख रहा है एरो? दिख रहा है? यहां से यूं चला एरो, दिख रहा है? अब हुआ क्या, जैसे मैंने प्रॉमिस किया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस
प्लस में क्या, कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है कंसिडरेशन, आओ बात कर लेते हैं इसके बारे में, वन बाय वन सीखते हैं, ठीक है। तो ऑफर क्लियर है, बोलो ऑफर क्लियर है, क्लियर है सर। एक्सेप्टेंस क्लियर है, बोलो एक्सेप्ट मतलब तुमने एक्सेप्ट ही तो किया था, ओके आई एम रेडी टू बाय दिस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब वर्ड है कंसिडरेशन, क्या होता है बेटा, कंसिडरेशन क्या होता है, याद रखना, जिन चीजों को लेके, जिन सारी चीजों को लेके, चाहे फोन की बात करूं, सैनिटाइजर की बात, जो भी मुझे अपने आसपास देखो ना आइटम रखे कितने सारे, खरीद के लेके आए ना, चुरा के थोड़ी लेके आए हम लोग, है ना, तो खरीद के लाए हो ना, तो आसपास आइटम देखो, ओ मैं इसके लिए पैसे दे के आया था, उसने मुझे था ना, तुम्हारा मोबाइल फोन देख लो, तुम्हारा लैपटॉप देख लो, वही तो है ना, तो पेमेंट दे के आए थे ना, तो एक ऑफर हुआ होगा और तुमने उसको एक्सेप्ट किया होगा, है ना। अब बताओ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो तुम्हारे ऑफर एक्सेप्टेंस ने एक चीज बनाई, क्या बनाई पता है, कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है, जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया जाता है, एग्जांपल ये फोन और 50,000 रुपए, ये फोन और जो मैंने क्या बोला 50,000 रुपए, दैट 50,000 रुपए इन द सेल फोन इज नोन एज कंसिडरेशन। सेम कैब वाला ड्राइवर भैया ने बोला, क्या बोला भैया, पीपी क्या बोला, अरे भैया फेयर मेरा पैसा इतना बनता है, 800 रुपए बन गए आपके सर्विस लेके, तो वो क्या कहलाता है, सर्विस एंड द प्राइस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। हर दिन हम लगातार कंसिडरेशन के पार्ट में रहते हैं, तो ऑफर एक्सेप्टेंस प्लस क्या बोलूं, प्लस में क्या बोलूं, प्लस में बोलेंगे क्या, प्लस कंसिडरेशन इज नोन एज, इसे कहते हैं बेटे अग्रीमेंट, क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट, बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा, तो इसलिए इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन चेक करते हैं, चेक करो चेक करो, याद करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट की बात तो लास्ट में आएगी, वहां पे वहां लिखूंगा कॉन्ट्रैक्ट, पहले यहां समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या, पहला पार्ट ऑफर, कि किसी ने आपको ऑफर दिया या आपने किसी को ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या बन जाता है बोलो, प्रॉमिस। तो इक्वेशन क्या बनी, ऑफर प्लस, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इक्वेशन दे देगा, बताओ क्या बनेगा आंसर, तो बोलो क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, बोलो प्रॉमिस। दूसरा, अब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, या वी कैन से प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यही बोल सकता है, ऐसे नहीं है कि इन दोनों को जोड़ेगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, ये नहीं है कि अच्छा 1 2 3 इनको जोड़ेगा, नो, पॉसिबिलिटी भैया लिख दे प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, बच्चा कहेगा अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं है वाला पार्ट, पहली बार देख रहा हूं, ऐसा नहीं होने वाला ना, तो क्या बोलेंगे, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, या ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में अग्रीमेंट, क्योंकि लॉ ने कहीं नहीं लिखा हुआ कि अग्रीमेंट हमेशा लिख कर होता है, क्या बात कर रहा हूं, तो सुनते आए बेशक, लेकिन होता नहीं है, लॉ ने जो बोल दिया उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या बोला सर, अब बन गया अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट का मीनिंग नॉर्मली हम सीखेंगे, डेफिनेशन सीखेंगे, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। हमने क्या किया, एक दूसरे को प्रॉमिस किया है ना, तो हमारे प्रोमिसेस ने क्या बनाया, मिलके कंसिडरेशन बनाया, क्या बनाया हमारा, देख रहा है ये हमारा प्रॉमिस में ऑफर एक्सेप्टेंस क्या बन गया, प्रॉमिस, तो क्या बना प्रॉमिस, तो उसने क्या बनाया, जो बनाया क्या बनाया, कंसिडरेशन, क्या कहते हैं उसको, कंसिडरेशन। तो वर्ड क्या है, अग्रीमेंट वाला वर्ड, जब अब आगे वर्ड पढ़ते हैं, 1 2 3 क्लियर हो गए, ठीक है, तो मैं डेफिनेशन दिखाता हूं, पहला देखो चेक करो, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, दिख रहा है सीक्वेंस, 1 2 3 4 5 दिखा, आगे। अब बताओ अग्रीमेंट तो बन गया, तो बहुत सारे अग्रीमेंट होते हैं, बताना मुझे, एक एग्जांपल लेता हूं समझाना, रिवर्ट करना क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, सुनना, मैंने किसी को ना मर्डर करने के लिए ऑफर दिया, मैंने बोले भाई देख सुन, 5 लाख रुपए दे रहा हूं, किसी का मर्डर करना है, उसका उसको टपका डालना है, ठीक है, सुपारी लेने वाली बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, सुन लो एग्जांपल दे रहा हूं, तुम रिप्लाई कर रहे हो इस बात का, तो मैंने किसी को ऑफर दिया कि किसी का मर्डर करना है, एंड आई विल गिव यू 5 लाख रुपीस, बताओ दिल पे आकर के बताओ, क्या ये ऑफर नहीं है क्या, सर ऑफर तो है, अच्छा बताओ तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, हम कर देंगे सर, हम टपका डालेंगे आपके लिए, है ना, क्या बन गया, ये बन गया एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, तो ऑफर प्लस एक्सेप्ट क्या बन गया, प्रॉमिस, तो इसका प्रॉमिस तो हो गया हमारे बीच में, चेक करो क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है, चेक करो चेक करो चेक करो, सोचो अपने आप से, क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है सर, कंसिडरेशन तो है ना, 5 लाख रुपए और मर्डर करने की सर्विस है नहीं, कंसिडरेशन भी है, तो क्या बन गया हमारे बीच में, क्या बन गया बोलो, एज पर लो क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे बीच में बना हुआ अग्रीमेंट को लॉ परमिशन देगा, एनफोर्स मतलब अप्लाई करेगा या परमिशन देगा, बताओ क्या लॉ हमारे इस बनाए हुए, अब वाले जो मैंने एग्रीमेंट एग्जांपल दिया, क्या लॉ हमारे इस वाले पार्ट को परमिशन देगा क्या, सोचो क्या बात कर रहे हो, सर जेल में जाएंगे सारे के सारे, है ना, तो इसका मतलब लॉ जिस अग्रीमेंट को एनफोर्स कर दे तो वो क्या बन जाएगा, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और जिसे एनफोर्स ना करे तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बन पाएगा,
वो तो एग्रीमेंट ही रह गया ना हमारे पास में। तो लिखो क्या हुआ, अब लाइन क्या है यहाँ पर पढ़ना, अब समझ में आया हमको। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज, क्या कहता है उसको, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहते हैं सर अब दिख रहा क्या बोलेंगे, अभी दिखाओ सर इसको कहां पे लिख के, और दिखाता हूं। देखो बेटा ये हमारा पार्ट है चैप्टर का, दिखाता हूं तुम्हें कुछ पार्ट, साक्षात दर्शन कर लो बेटे। देखो ध्यान से, विजिबल है, लेट मी शो यू, दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखना यहां लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, ये लीगल है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है, दिख रहा है, विजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बोलो हमने क्या नया पढ़ा, सोचो हमने क्या कुछ पढ़ा नया, नहीं सर हमने भी तो यही पढ़ा कि एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। बोलो याद हो गया नहीं हो गया। तो क्या मैं सेम डेफिनेशन यहां लिख सकता हूं, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एच, क्या बन जाएगा, सर सेक्शन भी सिखाओगे, वन बाय, अरे याद करवा दूंगा बेटे, बस तुम सुन लो क्लास में, अपनी क्लास का सिंपल फंडा, सिंपल फंडा नोट करेंगे, नोटिंग के बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद तुम्हें बुक रीडिंग कराऊंगा, तीनों सीक्वेंस है हमारे पास, बुक भी रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। और इसके बाद में ना तुम जितने चाहो उतने क्वेश्चन पिक कर लेना, कहीं से उठा लेना, गारंटी एक बार में टिक होगा, एक बार में टिक होगा, ट्राई कर ले, सिंपल से पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो क्या लिखा, सेक्शन नंबर 2 दिखाऊंगा क्या होता है। तो मीनिंग क्या बनता है, एक्चुअल मीनिंग क्या पढ़ा, एन अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, AEC, अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया बेटा पूरा कॉन्ट्रैक्ट की कहानी, बोलो समझ में आई या नहीं, आगे से हट जाओ, हट गया बेटा, ले हट गया। तो देखो ध्यान से, ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या बना, याद करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या बना, प्रॉमिस, ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बनाता है, कंसिडरेशन। तो 3 मिलके क्या बनेगा, 1 2 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ऐसे ना, गाना नहीं है, सुनो ध्यान से, 1 2 का 4 क्या बना, अग्रीमेंट कहते हैं। अग्रीमेंट को एनफोर्स कर देगा, क्या लाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ, चार्ट देख लो, नोट करना, नोट कर लो इस पार्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ, हो गया, हमने आपसे साथ साथ में नोट कर लिया था, हाँ मैं जानता हूं बेटा ज्ञानी बच्चे तुम, आगे बढ़े। अब आती कहानी कि जिन वर्ड्स को, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो क्लियर हो गया, देख भी लिया, रीडिंग भी कर लिया। अब आता हमारे पास में कि सर जिनको आपने नाम दिया क्या उन्हें ना पढ़ ले पहले, आओ पढ़ लेते हैं। ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, और यही है आपकी इस एक्ट की लीगल डेफिनेशंस, लीगल डेफिनेशन लॉ ने लिखा है, लिखा है तो पढ़ना है, आओ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस। तो फर्स्ट आता हमारे पास में, हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बनाओ, डेफिनेशंस, हेडिंग बनाएंगे प्यारी सी भाई प्यारी, क्या डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशन को जिस सेक्शन में इस एक्ट में बताया, दैट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन किया गया डेफिनेशन को। तो हमारी पहली डेफिनेशन कौन सी, जिसका नाम तुमने अभी देखा, क्या नाम था, ऑफर, पहले लिखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ऑफर इज योर फर्स्ट डेफिनेशन, और ऑफर को जिस पार्ट में डिफाइन किया गया उसका नाम है सेक्शन नंबर 2 का पार्ट ए, दैट इज सेक्शन नंबर 2, ब्रैकेट में लिखा जाएगा ए, दैट इज कॉल्ड सब सेक्शन, क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। आओ लिखते हैं डेफिनेशन को। सर प्रैक्टिस तो हमारे एमसीक्यू वाली सीएमए में तो वही तो कर रहे हैं बेटे, आओ दिखाता हूं, वही तो देख, उसीलिए तो ये बनाया है। लिखो ऑफर के बारे में पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें ऑफर का मीनिंग तो क्लियर है ना, सोचो बताओ बताओ बताओ, ऑफर का मीनिंग तो क्लियर है ना, क्लियर है सर, समझ में आ गया, बैठ गया हमारे माइंड में। लेकिन अब ऑफर की लीगल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो लॉ ने लिखी है प्रैक्टिकली, फिर अप्लाई करते हैं क्या जो हमने एग्जांपल्स लिए क्या उस पे अप्लाई हुआ, चेक तो कर लें, है ना। आओ चेक करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं ऑफर क्या होता है। तो लिखते हैं इसके अंदर, लिखो व्हेन वन पर्सन, लिखना चालू, व्हेन वन पर्सन, लिखो सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, लिखना, नोट्स बनाओ बेटे, यही जरूरी है। सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, क्या लिखो, हिज और हर विलिंगनेस, लिखना चालू, हिज, लिख रहे हैं सुन रहे हैं हमको, हिज और हर विलिंगनेस, अपनी इच्छा,
विलिंगनेस किस लिए लिखो, टू डू कुछ करने के लिए, टू डू और टू एब्सटेन, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर आपने ब्रेक कर दिया डेफिनेशन को, तभी तो एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी बेटे। हाँ, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी भी काम के लिए। तो लिखो क्या बोलेंगे, सच पर्सन इज सेड टू मेक, पर्पस क्या है लिखो, विद ए व्यू टू ऑब्टेन, लिखते रहो, विद ए व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर, ASSENT। असेंट का मतलब होता है सहमति को बोलते, ठीक है, असेंट ऑफ अनदर, जिस पर्सन को ऑफर दिया उसकी सहमति लेने के लिए क्या बोलेंगे, उसी को कहते हैं बेटे क्या, इज सेड, द पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर। क्या बोलूंगा, द पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफर, सेड टू मेक एन ऑफर, सेड टू मेक एन ऑफर। तो बात निकल के आई सीधी स्पष्ट यहां पर, यह बन गया हमारा ऑफर का कंप्लीट डेफिनेशन, जिसे पैराग्राफ को तोड़कर ब्रेक करके हमने बना लिया अपने एमसीक्यू पार्ट के अंदर। अब दिखाता हूं, पढ़े समझाऊं। अब चेक करो, जो अभी आपको ऑफर दिया था, मैंने दिया था ना, फोन का दिया था, सैनिटाइजर का दिया, किसी का भी दिया, कैब गाड़ी वाले का दिया ना। अब चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं। सर व्हेन वन पर्सन, पढ़ते हैं, दिखाता हूं, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, देखो देखो देखो। तो डेफिनेशन का पहला पार्ट है ऑफर। क्या बोला, व्हेन वन पर्सन, मेरी बात कर रहा है, मेरी, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है, क्या बताता है, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा। मैंने भी तो इच्छा ही बताई ना आप लोगों को कि मैं करना चाहता हूं ये वाला पार्ट, किस लिए, टू डू कुछ करने के लिए, एब्सटेन मतलब टू कुछ मना करने के लिए, करना और मना करना, कुछ करने के लिए या कुछ मना करने के लिए, क्या, एनीथिंग, एनीथिंग। बेटा जब टू डू लिखते हो इसका मतलब होता है पॉजिटिव ऑफर, कुछ करने के लिए क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, कुछ मना करने को क्या बोलते हो, नेगेटिव। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, आंसर इज यस। एग्जांपल देना, अभी जो एग्जांपल दिया किसका था, कुछ करने को लेके। अगर मैं कहता आपको तुम ना उससे शादी मत करना, है ना, किस लिए, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, ये क्या एग्जांपल है, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूं कुछ मना करने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर, नेगेटिव ऑफर। तो ठीक है, क्या बोला, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा जाहिर करता है कुछ करना है, कुछ मना करने को लेके, तो क्या बोलेंगे, पर्पस क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, दूसरे पर्सन की सहमति लेने के लिए। तो क्या बोला जाएगा, उस पर्सन ने क्या दिया, उस पर्सन ने दे दिया ऑफर। तो बेटे देखो ध्यान से, हमारा पहला वर्ड था ना ऑफर, तो ये उसकी लीगल डेफिनेशन थी। ऑफर की लीगल डेफिनेशन ये रही आपके सामने। तो क्या ऑफर पे अगर क्वेश्चन आया तो क्या कर पाएंगे, सोचो, जवाब दो। तो अगर ऑफर पे अगर आता है क्वेश्चन, डील कर पाएंगे, यस हो जाएगा। सर ऐसे नहीं, दिखा दो, आओ दिखाता हूं, दर्शन भी जरूरी है, पढ़ना क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। सर ये रहा आपका ऑफर की डेफिनेशन, रीडिंग कर लो, ऐसे थोड़ी होता है ना भैया, अप्लाई करेंगे। पहला देखना बेटा, ऑफर लिखा है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए के अंदर, बुक पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कुछ करने के लिए, कुछ मना करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेन, दिखा रहा हूं, बड़ा लार्ज करते इसको, बड़ा कर लेते हैं ना, क्या लिखा, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर, दूसरे पर्सन की सहमति लेने के लिए लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे, तो पर्सन ने क्या किया, पर्सन सेड टू मेक एन ऑफर, उसने ऑफर दिया, उसी को बोलते हैं प्रपोजल दिया। ये बुक में लिखा हुआ पार्ट है, बोलो याद हो गया नहीं हो गया। यहां हमने नोटिंग वाले पार्ट में कर लिया और वहां हमने बुक वाले पार्ट में कर लिया, दोनों मैच हो गए, डिट्टो मैच हुए, लीगल डेफिनेशन थी, याद भी हो गई सर, हो गई, आगे बढ़ो आप, चले। तो ऑफर हो गया, अब आता नंबर किसका, बताओ, तुम बताओ, मेरे को याद नहीं है, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं चुप हो गया, मैं चुप हूं, तुम बताओ। ऑफर के बाद नंबर किसका आया, एक्सेप्टेंस, है ना। हाँ चलो तो लिखो इसके बारे में, इसका भी नोट बना सर, मजा सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ मुझे, बताओ क्लियर है या नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, बताओ, सोचो ध्यान से। ऑफर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताई करने या कुछ ना करने को लेके, तो कहा जाएगा उसने ऑफर दिया। क्लियर हो गया, आगे आऊं, चलो आगे आते हैं बेटे। नंबर 2 हेड, आपने इसलिए डब्बे बनाए थे, हाँ
लिखो एक्सेप्टेंस। तो अगर ऑफर का सेक्शन था टू सबसेक्शन ए, तो इसका क्या बनेगा? लिख लो, हमें पता है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन बी। तो लिखो एक्सेप्टेंस किसको कहेंगे? दोबारा चलो लिखो, लिखो द व्हेन द पर्सन, नोट करो, नोटिंग पहले, व्हेन द पर्सन टू हुम, जिसको ऑफर दिया गया, टू हुम an offer is made, when the person to whom an offer is made, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, when the person to whom an offer is made, लिखो if signifies, लिखते रहो, offer is made if, अगर signify बता दे, signifies क्या बता दे, लिखो his or her assent, अपनी सहमति, his or her assent, अगर वो अपनी सहमति बता दे, assent, his or her assent, एक वर्ड लिखो dare to, dare to का मतलब इसलिए बेटा क्योंकि जो ऑफर आपने दिया, क्या उसने वही एक्सेप्ट किया नहीं किया, है ना? ये नहीं कि मैंने बोला 50,000 का फोन पर 20 में लेंगे हम, तो नहीं। लोग कहता भैया जो ऑफर दिया वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ, तो बोलो नहीं सर फोन नहीं, गाड़ी दे दो हमारी आपको, अपनी। तो आपने ऑफर चेंज कर दिया, इन शॉर्ट ध्यान रखना, इसको पढ़ेंगे आगे से, बोलते हैं काउंटर ऑफर, आगे पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला, When a person to whom an offer is made, तुम्हारी बात कर रहा है, जिसको ऑफर दिया गया, अगर वो सिग्निफाई करे, बता दे अपनी सहमति, तो क्या कहा जाएगा? लिखो द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। क्या बोलेंगे? तो कहा जाएगा द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। ऑफर क्या हो गया? तो कहा जाएगा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। बोलो क्लियर है नहीं है? और जब ऑफर एक्सेप्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, लिख लो प्रॉमिस। तो लिखो when an offer is accepted, नोट करो फिर समझाऊंगा इसको, ऑफर इज एक्सेप्टेड। सर लिखते लिखते भी याद हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, बस यही तो चाहिए। ऑफर इज, इसीलिए नोट्स बना रहे हैं बेटा। एक्सेप्टेड क्या बोलेंगे? इट बिकम्स ए प्रॉमिस, इट बिकम्स ए प्रॉमिस, वो वादा बन जाता है। और वादा के लिए सुना ना, वादा किया है ना तो निभाना पड़ेगा वरना जेल जाना पड़ेगा, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रॉमिस इज ए, प्रॉमिस इज ए क्या? लीगल वर्ड। ओके, अब पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड आता हमारे बेटा एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। तो वर्ड तो आ गया भैया कि ऑफर दिया था आपने, देखो ध्यान से, ऑफर दिया था आपने। अब ऑफर क्या हो गया? ऑफर हो गया एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट के लिए क्या बोला? व्हेन द पर्सन, वो व्यक्ति जिसको, टू हुम मतलब जिसको ऑफर दिया गया, अगर बता दे अपनी सहमति, अपनी सहमति असन दे दे, तो ऑफर में कहा जाएगा एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। और ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ये रहा तुम्हारा नोटिंग वाला पार्ट, ये रहा नोटिंग वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा डेफिनेशन। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ। अब देखो एक्सेप्टेंस लिखा है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, ये रहा इसका पार्ट। डेफिनेशन लीगल है, बुक का पार्ट है, मॉड्यूल वाला में लिखा देगा। देखो when the person to whom, पढ़ना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, रीडिंग कर लो। when the person to whom an offer is made, जिसको ऑफर दिया गया, अगर बता दे अपनी सहमति, कहा जाएगा ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो क्या कहलाएगा? बोलो, वो प्रॉमिस कहलाएगा। तुम्हारी बुकिश लैंग्वेज की लीगल डेफिनेशन डिट्टो मैच हो गई? हो गई सर, हो गई। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। अब इसके बाद नंबर आगे आ जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे। थोड़े को जूमिंग कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? दिख रहा है? अब नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आएगी? प्रोमिजर, प्रोमिजर की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ हमारे पास में। आ जाओ भैया, चलो 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 चलो। नेक्स्ट वन इज डन है, आ गया हो। तो बताओ, यहाँ वापस देखते हैं ना क्या था, याद करो, याद करो। ऑफर, एक्सेप्टेंस। अब एक वर्ड आएगा, प्रॉमिस भी क्लियर हो गया? हाँ हो गया। अब यहाँ एक डेफिनेशन लिखवा दी बीच के अंदर आ गई, क्योंकि हमने ये सीखा पूरा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। अब यहाँ कुछ कुछ पार्ट बीच बीच में भी है, तो उसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं। डेफिनेशन के पार्ट में एक वर्ड और आएगा अग्रीमेंट से पहले। लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। हमारी तुम्हारी बात कर रहा है, जिसने ऑफर दिया, जिसको दिया गया, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। सेक्शन बताओ, तुम बताओ, हमें पता है अब तो। सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन सी, ए के बाद बी के बाद सी तो आता है सर, है ना? अब समझो, तो कौन है प्रोमिजर, कौन है प्रोमिजी? लिखो, पहला लिखो कौन है प्रोमिजर। फर्स्ट, इसके नाम जरूर लिखना, इसके नाम याद रखोगे। एक्चुअली ना अलग अलग प्रश्न में, सुनना बड़ी काम की बात बोल रहा हूं, अलग अलग प्रश्नों में, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर कहीं प्रोमिजर लिखा मिलेगा,
कहीं ऑफर लिखा मिलेगा, कहीं प्रपोजल लिखा मिलेगा, तो सर हम कौन सा, तीनों का मतलब एक ही है, यही जानने के लिए लिखवा रहा हूं। फर्स्ट लिखो प्रोमिजर को ही कहते हैं बेटा ऑफरर, क्या बोलते हैं, ऑफरर। इसी को कहते हैं प्रपोजल, इसी को बोलते हैं प्रपोजल, ऑफर देने वाले को बोलते हैं। दूसरा वर्ड यहां लिख रहा हूं मैं, प्रोमिजी, तो प्रोमिजी के भी नाम है, हाँ है ना, तो लिखो प्रोमिजी कहो, या इसी को कहते हैं बेटा ऑफरी, इसी को बोलते हैं क्या, प्रपोजल। तीन नाम उसके, तीन नाम इसके, प्रोमिजर, ऑफर, प्रपोजर, प्रोमिजी, ऑफरी और प्रपोजर, ठीक है। सॉरी प्रपोजर नहीं, एक्सेप्टर आएगा बेटे वो, प्रपोजर तो यहां पे इसको बोलते हैं। बताओ सर, लिखो तो, एक्सेप्टर क्या बोलते हैं, प्रपोजल दिया तो किसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर बोलते हैं। तो लिखो, बताओ किसका मीनिंग होगा, तो बताओ, तुम बताओ, क्या जिसने ऑफर दिया उसी को बोलते हैं, नहीं बोलते, हाँ उसी को बोलते हैं, जिसको दिया उसे क्या बोलते हैं, ऑफर या प्रोमिसी बोलते हैं। तो लिख लो, लिखो, नोट करो, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, कौन, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर, जो ऑफर देगा, हु मेक्स एन ऑफर, उसे बोलते हैं प्रोमिजर, प्रपोजल या ऑफर। दूसरा, द पर्सन, जिसको ऑफर दिया गया, जो एक्सेप्ट करेगा, तुम्हारी बात कर रहे हैं, है ना, आपकी बातें हो रही है ना, तो लिखो, क्या लिखूं, द पर्सन टू whom an offer is made, the person to whom an offer is made, the person to whom an offer is made, जिसको ऑफर दिया गया उसे कहते हैं प्रोमिजी या ऑफरी या एक्सेप्टर। देखो नाम ऐसे मैचिंग हो रहे, दिखाऊं मैचिंग कैसे, प्रोमिजर का उल्टा, प्रोमिजर का बदले में प्रोमिजी, ऑफर के बदले ऑफरी, प्रपोजल के बदले एक्सेप्टर। इन तीनों का मतलब सेम, उन तीनों का मतलब सेम है। समझ में आया? तो तुम कौन बन गए, हमारे केस में तुम कौन बने, प्रोमिजी, मैं कौन था, प्रोमिजर। क्लियर रहेगा? तो ये बन गया हमारा थर्ड, नेक्स्ट पार्ट याद रहेगा? बताओ बताओ, बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ हमें क्लियर है, देख लो भैया, नोट भी दिखाते रहो साथ साथ में हमें, तभी तो मजा आता हमको। क्या लिखा पढ़ना, प्रोमिजर या प्रोमिजी, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी, एंड हियर द डेफिनेशन गाइस। देखो क्या लिखा है, द पर्सन टू हु मेक्स एन ऑफर, जो ऑफर देता है, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोमिजर, ऑफर या प्रपोजर। मैचिंग हो गया? आगे आओ, द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया उसे बोलते हैं प्रोमिजी, ऑफरी, एक्सेप्टर। क्लियर? समझ में आया? अगला भी था, अब तो क्लियर हो जाएगा हमारे पास में। डन है गाइस? नेक्स्ट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो आ जाओ वापस हमारे पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पढ़ लो सर, सारे इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि यही तो बेस है आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, जो हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट बेस बनता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का। तो लिखा बेटा नेक्स्ट, कंसीडरेशन। इसका नाम तो चार्ट में भी था ना, हाँ, सीक्वेंस भी तो यही था, याद करो, यही था या नहीं था? यही तो सीक्वेंस था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, था ना, वही वर्ड है। तो लिखते हैं कंसीडरेशन। सर मीनिंग तो हमें पता है पहले से, अच्छा बताना मुझे, तुम बताओ व्हाट इज कंसीडरेशन, अभी सीख के आए हो। सर जब ऑफर दिया गया और जिसने एक्सेप्ट किया, तो उन दोनों ने, प्रोमिजर प्रोमिजी ने, जो आपस में जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस किया उसे कहेंगे कंसीडरेशन। क्या बताना मुझे, बताना, पैसा रिक्वायर्ड है क्या? हाँ सर, कैसी बात कर रहे हो, वरना तो बार्टर बन जाएगा कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, बार्टर सिस्टम कहलाएगा। और लो पढ़, लो में कोई बार्टर सिस्टम चलता नहीं है। तो बात करते हैं, समझते इस बात को, व्हाट इज कंसीडरेशन। लिखते हैं, सेक्शन कौन सा बनेगा बताओ पहले तो मुझे, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट में सब सेक्शन डी। तो लिखते हैं इसके बारे में, सेम वही, हाँ लिखो, कंसीडरेशन किसे कहते हैं, लिखो, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द, लिखते रहो, ऑफ द, तुम लिख लो बस साथ साथ में, ऑफ द प्रोमिजर। याद हो रहा है नहीं हो रहा बताओ, सोचो, जो कर रहे हैं पूरा याद हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, तो चलो स्पीड के अंदर चलो। व्हेन डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, नेक्स्ट लिखो, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिजी या कोई भी और पर्सन, एनी अदर पर्सन, इसे बोलते थर्ड पार्टी। एनी अदर पर्सन लिखो,
तीन बातें लिखते हैं यहां पे, हैज डन और एब्सटेन, लिखना ध्यान से वर्ड, हैज डन कुछ किया था, एब्सटेन में कुछ मना किया था, एब्सटेन समथिंग, हैज डन और एब्सटेन समथिंग। दूसरा लिखो प्रो, डज और एब्सटेन समथिंग, और में लिखो और, डज और एब्सटेन समथिंग। सर मतलब क्या है? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तीन टेंस लिखेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो डज और एब्सटेन समथिंग, कुछ किया कर रहा है या कुछ मना कर रहा है। और प्रॉमिस टू डू, तीसरा वर्ड है फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस टू डू, लिख लो अभी समझाता हूं पूरा पार्ट। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन समथिंग, कुछ करने के लिए मना करेगा। तीन बातें लिखी हैं, तो क्या बोलते हैं, लिखो पहले, खत्म नहीं करेंगे, समझते हैं, नोट करते हैं पहले। हाईलाइट क्या है? समथिंग समथिंग समथिंग, गाना नहीं बनना बेटा, समथिंग समथिंग समथिंग। तो यहां पर ही जो समथिंग है ना, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। सच समथिंग इज नोन एज, सच समथिंग ऑन इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इसी को कहते हैं टर्म्ड एज कंसिडरेशन। जिसे शॉर्ट में हमने सीख लिया कि जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है, उसी को कहते हैं कंसिडरेशन, उसी को कहते हैं कंसिडरेशन। तो इसको लीगली भी सीख लेते हैं, आओ दिखाता हूं। लिख लिया, नोट हो गया? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, कर लो इसको, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें समझेंगे पहले इसको। नोटेड? हाँ, हम समझदार बच्चे, पहले नोट कर लिया, चलो आओ लिखते हैं फिर। तो वर्ड क्या है बेटा, सॉरी, कंसिडरेशन। समझना, सेक्शन क्लियर है? क्लियर है, सीक्वेंस में चल रहा है। अब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, आपके पास प्रॉमिस, प्रोमिजर की बात भी हो गई, भाई वर्ड है कंसिडरेशन। क्या होता है पढ़ना, कह रहा सर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर, अब पता ना तो प्रोमिजर का मीनिंग, तो पता नहीं, पता पता है सर, तो देखो, जब प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी, जिसको ऑफर दिया गया था, या एनी अदर पर्सन, इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। मतलब ध्यान रखना बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोमिजर प्रोमिजी के अलावा कोई भी पर्सन क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी कहलाता है। उसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं स्ट्रेंजर, उसी को कहते हैं एनी अदर पर्सन। तो क्या बोला, प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी या किसी और पर्सन ने, तुम्हारे अलावा कोई और पर्सन ने कुछ किया था या कुछ मना किया था, कुछ कर रहा है या कुछ मना कर रहा है, कुछ करेगा या मना करेगा, तो वो जो करे, मना कर रहा करेगा ना, वो करना इसको समथिंग, उसी को बोलते हैं बेटा कंसिडरेशन, उसी को कहते हैं कंसिडरेशन। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? चेक करो ना, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया था, तो मेरी इच्छा पर, मेरी डिजायर पर, तुम मतलब आप और आपके अलावा कोई और पर्सन कुछ किया था, कुछ मना किया था या कुछ करने के लिए कहा। अब चेक करना, तुम बताओ, जब मैंने आपको ऑफर दिया था, वहां बताना कंसिडरेशन कौन सा था। चेक करना, ये कौन सा हो गया, दिस वर्ड बिलोंग्स टू पास्ट। चेक कर पा रहे हो, ये सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है? ये हमारा पास्ट। ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट। और ये कौन सा है? फ्यूचर। तो बताओ, जब मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं, तुमने बोला ओके, तो ये पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, फ्यूचर में हुआ? चाहता हूं प्रेजेंट का पार्ट था, प्रेजेंट का पार्ट था। मैं कहता भैया 3 महीने काम किया, फिर बोला पैसा मांग रहा हूं, फ्यूचर में दूंगा पैसा, बाद में ले लेना, बाद में, बाद मतलब एक पार्ट पास्ट में, सेकंड पार्ट फ्यूचर में, उसे बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। तीसरा, मैं तुम्हें गाड़ी बेचूंगा, तुम बोला हम भी पैसे देंगे, ना तुमने पूरा किया ना मैंने पूरा किया, फ्यूचर। तो हमारे में कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंसिडरेशन। कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। मतलब सिंपल सी बात, प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी या कोई भी और पर्सन, कुछ तीनों में से कोई पर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, द समथिंग इज नोन एज, क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन, उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। ये दिखा दो, इंपोर्टेंट बड़ा लग रहा है ना, देखो ध्यान से, आओ दिखाता हूं। विजिबल, देखो हेडिंग लिखिए, विजिबल नाउ बेटा, देखो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी, द लीगल डेफिनेशन हियर, यू कैन वॉच दिस, बड़े में दिखाता हूं, देखो लाइन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सर व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेते हैं। क्या बोला हमारे पास? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, सेम टू सेम लाइन, कुछ भी नया नहीं बेटे, वही दिखेगा आपको यहाँ पे।
पढ़ना, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, बुक का पार्ट है देख लो। हाँ, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, पहला पार्ट पास्ट, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, दूसरा पार्ट, प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तीसरा पार्ट। तो क्या देखो, दिख रहा है आपको बस, ये कौन सा, दिस हाइलाइटर, पास्ट दूसरा, प्रेजेंट तीसरा, अगेन फ्यूचर। क्या बोला, पढ़ना, समथिंग, द समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन, समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन। बोलो क्लियर हुआ, बुक का लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज थी, समझ में आया। सर एक काम करो, पढ़ा रहे हो बीच में क्वेश्चन भी दिखा दो, बीच में दिखाओ, पहले दिखाओ बाद में दिखाओ, अभी दिखा दो सर, ताकि मैं आइडिया कॉन्फिडेंस भी लगे क्लास में कि अच्छा हमारे क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं अभी से ही। यस, देखो बेटे देखो, दिखाता हूं, चेक करना है क्वेश्चन। पहला प्रश्न, थोड़ा सा इस पे हमारे पास में, यहां से देख लो, पहला, नंबर वन, हैव अ लुक ऑन द पार्ट गाइस। पहला, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया कंटेन, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आया समझ लो, तुम्हारी तैयारी चालू हो चुकी है बेटा अभी से, क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास से। क्या बोला, पढ़ना ध्यान से, क्या बोला, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया किस में आता है। पहला ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1862, 72, 1962 या 1762। सोचो सर क्या बात कर रहे हो, सिंपल सा आंसर है, क्लिक सी, बी पार्ट, सी में आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये अभी आएगा हमारे पास, अभी करना नहीं है, अभी किया है, क्योंकि इसका आएगा वर्डेबल वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ना, कह रहा है व्हाट इज द लीगल टर्मिनोलॉजी फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। याद करो, कहां पढ़ा सर, क्या बोला, लीगल टर्म, टर्म, वो लीगल टर्म कौन सा है, कुछ करने या कुछ ना करने को लेके जो प्रोमिसर की इच्छा, डिजायर पर किया या ना किया गया, दैट मींस, याद करो कहां था ये वर्ड बेटा, कहां था ये वर्ड, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तीन वर्ड थे ना, याद करो, हैज डन और एब्सटेन, याद है, डज और एब्सटेन और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन, किसका वर्ड था। क्या इसका आंसर डिजायर है, विशेस है, प्रोमिस है या कंसिडरेशन है। सर बच्चे कब तो हमें पता है सर क्या आंसर है, आंसर इज कंसिडरेशन। बोलो हुआ आंसर, हुआ नहीं हुआ, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आओ, अगला भी तुम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे हवाले, लो क्या बोला, कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन ब्लैंक स्पेस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताओ मुझे कंसिडरेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया, क्या रट्टा मारना पड़ेगा क्या, अभी सीख के आए हो, ए बी सी डी, डी किसका था, सब सेक्शन डी, कहां लिखा है, ए बी सी, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो प्रैक्टिकल देखो ध्यान से बेटा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वही हमारे पास इसका पार्ट बनता था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकता हूं मैं, आगे बढ़ सकता हूं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में, नेक्स्ट इज, आओ लिखते हैं इसको, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, हेडिंग बनाओ और लिखो, कंसिडरेशन के बाद किसका नंबर आता है, लिखो अग्रीमेंट, द वर्ड इज कॉल्ड अग्रीमेंट। क्या है, तो कंसिडरेशन हो चुका, और याद करो, रिकॉल करते हैं, ऑफर हो गया, हाँ सर, एक्सेप्टेंस हो गया, हाँ सर, प्रोमिस है, प्रोमिसी की बात भी हो गई, कंसिडरेशन की बात भी हो गई, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज, क्या लिखा था, इज अग्रीमेंट, इज नॉट टर्म्ड एज अग्रीमेंट। तो उसी के लिए लिख रहे हैं, नोट करते हैं, सेक्शन क्या बनेगा बताओ, याद करो साथ साथ में, सर अगर डी उसका था तो इसका बनेगा ई, एग्जैक्टली। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई डिफाइन द टर्म अग्रीमेंट, या अग्रीमेंट को डिफाइन करता है। आओ पढ़ते हैं, तो मीनिंग क्या है इसका, हालांकि हमने पहले भी मीनिंग इसका बोला था, लेकिन अब इसको लिखते हैं प्रॉपर, नोट करो बेटा, लिखो एवरी प्रॉमिस, वर्ड, राइट द वर्ड, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट का मतलब एक से ज्यादा प्रॉमिस, लिखते रहो, क्या बोला, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, लिखो फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, हर वो प्रॉमिस या प्रोमिसेस का सेट जो क्या बना है, जिससे क्या बना, कंसिडरेशन बना। क्या होता है कंसिडरेशन,
फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। यहां पर किसकी बात है? मिले सुर मेरा तुम्हारा की बात किसकी हो रही है? प्रोमिजे प्रोमिजी की बात हो रही है। ये बातें कौन कर रहा है? प्रोमिजे प्रोमिजी कर रहे हैं, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हर वो प्रॉमिस या प्रोमिसेस का सेट, दैट वी कैन से हर वो प्रॉमिस, दैट इज एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, जिससे क्या बना? कंसिडरेशन बना एक दूसरे के लिए, उसी को बोलते हैं, लिखो, टर्म्ड एज अग्रीमेंट। उसे क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज अग्रीमेंट। उसी को अग्रीमेंट कहते हैं। इसी पार्ट को फिर नोट्स में दिखाऊंगा अभी, आपको याद रहेगा। तो एग्जांपल याद रखो, जब मैंने आपको ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट किया था, तो एक प्रॉमिस मैंने भी तो किया ना कि मैं वो तुम्हें सामान बेचने वाला था। याद करो, जो सैनिटाइजर बेचने वाला था या फोन बेचने वाला था। तो याद करो, सेम वक्त पर आपने भी तो मुझे एक प्रॉमिस किया ना कि आप मुझे उस सामान के बदले, उस गुड्स के बदले पैसा दोगे। हाँ ना? टेल मी। यस सर, देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि सर हर वो प्रोमिसेस या प्रोमिसेस का सेट जो क्या बनाए, जिससे बनता हो कंसिडरेशन, उसे कहते हैं अग्रीमेंट। उसे कहते हैं अग्रीमेंट। बोलो क्लियर हुआ? तो एक वर्ड आया हमारे पास में, क्या क्वेश्चन लिख दूं उसको मैं कि पहले ऑफर हुआ था, याद करो, हाँ सर। फिर एक्सेप्टेंस हुआ, यस और नो, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, दोबारा रिकॉल करवा रहा हूं ताकि याद हो जाए। तो पहले ऑफर हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, और साथ में आ गया कौन? कंसिडरेशन। तो इन तीनों की इक्वेशन को जब एड ऑन किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? द टर्म विल बी नोन एज अग्रीमेंट। तो वो बन जाएगा हमारा प्यारा सा अग्रीमेंट। बोलो क्लियर हुआ? सर एक काम करो, साथ साथ ही दिखा दो। लो बेटा देख लो, देखो देखो देखो, आओ। कह रहा समझना ध्यान से बात को। लिसन टू मी, लेट मी शो यू द मीनिंग, द डेफिनेशन पार्ट। हमारा यहां तक हो गया था ना, एग्रीमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा पढ़ना एग्रीमेंट में? देखो देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, देखो। सर, अग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, ये बुक का पार्ट है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, लिखा हुआ सेट मतलब ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस, एक सेट ऑफ प्रॉमिस को बोलते हैं। फॉर्मिंग कंसिडरेशन, जिसे कंसिडरेशन बना फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, उसे कहते हैं अग्रीमेंट। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? तो सिर्फ प्रोमिसेस का मिलना ही आपके पास, जिसे कंसिडरेशन बिल्टअप होता है, उसे अग्रीमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास में? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या है नेक्स्ट? इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो नेक्स्ट पे आता है, ये नोट हो गया? कोई डाउट, कोई शंका, संदेह इसके ऊपर? नहीं सर, कोई संदेह नहीं। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। द नेक्स्ट इज अग्रीमेंट के बाद नंबर आता है एक और प्यारे नाम का। हालांकि अब जो हम लिखने वाले हैं वो खुद अग्रीमेंट का हिस्सा है, मतलब स्पेसिफिकली आपके सेक्शन की चेन ना टूटे इसलिए इसे लिखा गया, इन शॉर्ट। हालांकि इसका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली अग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। सर लिखवाओ ना, तभी समझ में आएगा। लिखो तो आ जाओ। तो नाम है, लिखो बेटा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। वर्ड क्या है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब सोचो, अभी अभी हमने प्रॉमिस की बात की, वादों की बात की, है ना? की ना? सोचो, तो मैंने बोला कि एक प्रॉमिस मेरी तरफ से, एक प्रॉमिस तुम्हारी तरफ से हुआ, हाँ या ना? हुआ ना? तो हम दोनों ने जो प्रॉमिस किया, तो तुम्हारे लिए मेरा प्रॉमिस और मेरे लिए तुम्हारा प्रॉमिस क्या कहलाएगा? सोचो, तुम्हारे लिए मेरा प्रॉमिस और मेरे लिए तुम्हारा प्रॉमिस क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकेट, वर्ड सुना? रेसिप्रोकल, दैट मींस एक दूसरे के बदले वाला पार्ट, कि तुमने बदले में क्या दिया, तो मैंने भी प्रॉमिस दिया। मुझे तुमसे क्या मिला? तुमसे मुझे भी प्रॉमिस मिला। तो इंडिविजुअली दोनों प्रोमिसेस, इंडिविजुअली जिसका अपना नाम लिया ना, लिखा था अपने पास में यहाँ पे सेट ऑफ प्रोमिस। सेट मतलब दो प्रोमिस। तो तुम्हारे लिए मेरा और मेरे लिए तुम्हारा, दैट मींस प्रोमिसर के लिए प्रोमिजी का और प्रोमिजी के लिए प्रोमिसर का प्रॉमिस क्या कहलाता है? उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो लिख लो, नॉर्मल पार्टी एक तरीके से हमारा सीक्वेंस के अंदर आता है। तो लिखो बेटा, सेक्शन बताओ, सेक्शन क्या लिखूं? सेक्शन नंबर 2, ई के बाद क्या आता है? सब सेक्शन एफ। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिफाइन करता है। ठीक है, आगे आते हैं। लिखो इसके अंदर, लिखो एवरी प्रॉमिस, सिमिलर सा लगेगा लेकिन सिमिलर नहीं है, ध्यान रखना। एवरी प्रॉमिस, कौन सा लिखो? विच फॉर्म, एवरी प्रॉमिस विच फॉर्म, लिखो ए पार्ट or whole of the consideration, a part or whole of the consideration,
हर वो प्रॉमिस जिससे क्या बना, या तो कंसिडरेशन का एक पार्ट बना या पूरा का पूरा कंसिडरेशन बना। सोच के देखो ना भाई, हम दोनों की प्रॉमिस, जब प्रॉमिस के प्रॉमिस मिले थे तभी तो कंसिडरेशन बना था। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो कहने का मतलब सर हम दोनों के प्रोमिस मिले तो एवरी प्रॉमिस जिससे क्या हुआ, एक पार्ट या पूरा का पूरा कंसिडरेशन बना, क्या बोलते हैं? लिखो इंडिविजुअली या सेपरेटली, आई कैन यूज द वर्ड इंडिविजुअली या सच प्रोमिस क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो ऐसे प्रोमिसेस को ही रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है और बहुत ही बेसिक पार्ट है। कोई सिंपल सी बात सोचो, सोचो ना, लगाओ, समझो ध्यान से बात को। क्या मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपना फोन बेचूंगा, याद आया? और तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे उस फोन के बदले में 50,000 रुपए दोगे। तो मैं तुम्हारे प्रॉमिस को क्या मानूंगा? क्योंकि हम दोनों के प्रॉमिस से तो बना अग्रीमेंट, पर हम वो अग्रीमेंट जिन प्रॉमिस से बना उन प्रॉमिस को क्या कहेंगे? क्वेश्चन ये है। उन प्रॉमिस को बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तुम्हारे लिए मेरा, मेरे लिए तुम्हारा, है ना? उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्लियर रहेगा बेटा? आगे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ए बी सी डी ई एफ, एफ तक हो गए, जी पे आते हैं। लिखो, हेडिंग बनाओ, जी के अंदर लिखो, जी इज कॉल्ड वॉइड अग्रीमेंट। ओ यही नाम थे, वॉइड वैलिड। आ गए बेटा, शुरू हो गए। नाम है वॉइड अग्रीमेंट। सेक्शन लिखो इसका, सेक्शन नंबर 2। तुम बताओ 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 बताओ। ए बी सी डी ई, ई तक तो, एफ तक कहानी हो चुकी है। एफ के बाद क्या आता है? क्या बात कर रहे हैं? जी आता है सर, जी। तो लिखो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जी, डिफाइन द टर्म वॉइड अग्रीमेंट। तो लिखते हैं क्या होता है वॉइड अग्रीमेंट, नोट करो। अब तो नाम से उठाते हैं। एक ऐसा अग्रीमेंट बेटा, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे लॉ ने अलाउ करने से या परमिशन देने से या एनफोर्स करने से मना कर दिया। लो बोला भैया ये अग्रीमेंट बनाना नहीं देंगे तेरे को। तो ऐसा अग्रीमेंट जिसे लो करने से मना कर दे उनको कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। सर एग्जांपल दो, फिर लिखवाना इस बात को हम। ठीक है भैया, पहले एग्जांपल सुन लो तुम। अब मुझे एक बात बताओ, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है? चेक करते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं एंड फाइंड आउट क्या ये वैलिड है वॉइड है क्या है। क्योंकि एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मिलके बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। पूछू, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया कि किसी के बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करना है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। सुना, पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करना है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। बताओ बेटा क्या ये ऑफर है या नहीं है? सर ऑफर तो है। ओके, हमने पढ़ लिया ऑफर कैन बी ऑफ एनीथिंग। ऑफर किसी चीज के लिए हो सकता है। ऑफर कैन बी फॉर एनीथिंग। तो बताओ मुझे, पड़ोसी के बच्चे किडनैप करने का ऑफर दिया, बोला हाँ दिया, और आपने कर लिया एक्सेप्ट। ओके, कर लेंगे किडनैप, उठा लाएंगे सर। तो आपने कहा एक्सेप्टेंस, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ट्राई करना, क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है? चेक करो चेक करो, क्या हमारे बीच में कंसिडरेशन है सर, है। 2 लाख रुपए की बात कर रहे हो आप, और हम बच्चों को किडनैप करेंगे, सर्विस दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे बीच में ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है। तो बताओ क्या हमारे बीच में अग्रीमेंट बना? यस और नो, इतना बताओ खाली। क्या हमारे बीच में अग्रीमेंट बना, हाँ या ना? सर बन गया अग्रीमेंट। ओके, अग्रीमेंट का मीनिंग तो हम पढ़ के आ चुके हैं सर। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज टर्म्ड एज अग्रीमेंट, है ना? हाँ। अब बताओ क्या लो इस अग्रीमेंट को जो अभी बनाया मैंने आपके साथ में, लो कहेगा कि हाँ जी, किडनैप करना तो बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा इज इट सो? कि कर लीगल है किडनैप करना, इज इट सो? हाँ नहीं, सही समझा ना? सही तो कह रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब अग्रीमेंट वॉइड कब कहलाता है? लिखो बेटा, लिखो एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट, लिखो कौन सा अग्रीमेंट? विच इज नॉट एनफोर्सिएबल, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। एनफोर्सिएबल का मतलब जिसको परमिशन मिल जाए, तो वर्ड है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे लॉ परमिशन ना दे। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे लॉ परमिशन ना दे, जिसे लॉ एनफोर्स करने से मना कर दे, उसे कहते हैं क्या? लिखो टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं? टर्म्ड एज वॉइड अग्रीमेंट, टर्म्ड एज वॉइड अग्रीमेंट। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें इस पे 2 एग्जांपल लिखवाता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी आए, क्योंकि बच्चों को ना 2 वर्ड आते हैं। सुनना, मीनिंग क्लियर है बताऊंगा, मीनिंग के एग्जांपल दूंगा तुमको। फिर मैं
वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन जी किसको कहते हैं? एक अग्रीमेंट जिसे लॉ ने करने से मना कर दिया, लॉ ने एनफोर्स करने से अलाउ नहीं किया, मना कर दिया, उसे कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। बोलो क्लियर है यहां तक? अब एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना एग्जांपल। माय एग्जांपल नंबर 1 और चेक करना ताकि क्लैरिटी मिले कि हाँ ये वॉइड है या नहीं है। लिखता हूं मैं, सुनना। पहला लिखो बेटा, नंबर 1 इसी में लिखता हूं, चलो लिखो। मुमताज, मुमताज, हाँ अपना नाम ऐसे ही बेटा, मुमताज अग्रीज, लिखो वर्ड को, मुमताज अग्रीज। बेटा ये अग्री वर्ड, अग्रीड वर्ड का मतलब है अग्रीमेंट, याद रखना। क्या बात करो, हाँ द वर्ड अग्रीज, अग्रीड का मतलब होता है अग्रीमेंट को बोलते हैं। तो मुमताज अग्रीज टू मैरी, अग्रीज टू मैरी, लिखो वजीर, agrees to marry wazir if wazir will break the stars। क्या लिख रहा है देखो, सुन रहे हो? वजीर कैन पुट या ब्रिंग द स्टार्स, एग्जांपल ऐसे लिख लो, कैन ब्रिंग दी, इसको ब्रिंग लिख लेते हैं। वजीर कैन या वजीर कैन ब्रिंग द स्टार, वजीर कैन ब्रिंग द स्टार्स ऑन द अर्थ। कि तुम मेरे लिए बोलते रहते हो ना कि जाओ तुम्हारे लिए जानू चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो लेके आओ, जाओ। मैं तुमसे तब शादी करूंगी, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मैरिज अग्रीमेंट बोलते हैं। इंडिया में अलग से एक्ट है मैरिज एक्ट, तो उसे बोला गया। तो बताओ, मुमताज कह रही है भैया की बात ऐसी है, मैं तुमसे शादी करूंगी अगर तुम तारे तोड़कर पृथ्वी पे ले आओगे। अब बताओ क्या ऐसे अग्रीमेंट, अब देखो ऑफर एक्सेप्टेंस की बात, लेकिन मुझे बताओ क्या लॉ ऐसे अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा? कहेगा हो सकता है? या दूसरा एग्जांपल दूं और सुनो। मैंने किसी को अग्रीमेंट दिया कि आई विल पुट द लाइफ इनटू द डेड बॉडी, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, मैं पहुंच गया और जाके बोला भैया देख इसमें जान डालूं, मेरे को मैजिक आता है ना, हाँ जादू आब्राकटाब्रा। तो क्या बोला मैंने? आई विल पुट द लाइफ इनटू दिस डेड बॉडी फॉर ₹2 लाख, 2 लाख रुपए लूंगा और इस डेड बॉडी में जान डाल दूंगा। ऑफर है, हाँ एक्सेप्टेंस है, हाँ चेक करो, अग्रीमेंट हो गया। तो क्या लॉ इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा? सोचो ध्यान से, मिलेगा जवाब। क्या लॉ इस अग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे अग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स करने से बेटा क्या कर दे, मना कर दे, उन्हें कहते हैं वॉइड अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वॉइड अग्रीमेंट। याद रहेगा। एग्जांपल एक और दूं और सुन लो, एग्जांपल और लिख लो। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, ये बड़ा प्यारा एग्जांपल है, बुक में मिलता है। लिखो एनी अग्रीमेंट with a minor, any agreement with a minor is void ab initio, मतलब void from the very beginning। initio मतलब initial, void from the very beginning। तो लॉ ने क्या किया ना बेटा, समझना ध्यान से बात को। void अग्रीमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझ, यहीं पे समझ लो। तो वॉइड अग्रीमेंट, हालांकि आगे नहीं आएगा, यहीं पे पार्ट आएगा, यहाँ पे समझो। तो वॉइड अग्रीमेंट में देख पार्ट क्या बोला, जहां पर आपके किसी एग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स ना करे, मना कर देगा, तो वॉइड अग्रीमेंट। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे जिनके लिए लॉ ने पहले से ही लिख दिया कि हम इन्हें वॉइड ही डिक्लेयर करेंगे, लॉ में लिखा जा चुका है, जैसे माइनर के साथ अग्रीमेंट करना अलाउ नहीं किया गया, तो क्या बोलोगे? वॉइड अग्रीमेंट। समझ में आ गया? तो दिस इज योर पार्ट जिसे हम बोलते हैं वॉइड अग्रीमेंट। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट है पूछो, बताओ। मीनिंग क्या है? अग्रीमेंट जिसे लॉ एनफोर्स ना करे, वॉइड अग्रीमेंट। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 में बोल के दे चुका हूं आप लोगों को। बोलो मिली क्लैरिटी? आगे बढ़ सकता हूं मैं? आगे चलते हैं। सर दिखा भी दो ना, ऐसे काम करो। चलो लो भैया देखो देखो देखो, तो तुमने बोला तुम्हारी बात के आगे मेरी एक नहीं चलती बेटा। हाँ आओ, चलो लिसन टू मी गाइस। कहां गया, चेक करो। ये रहा हमारे पास में हमारा रेसिप्रोकल वाला पार्ट। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एफ, क्या लिखा पढ़ना? प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। हो गया हमारे पास, डन है। बट नेक्स्ट पे आ जाओ। वॉइड अग्रीमेंट सेक्शन 2 सब सेक्शन जी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है?
an agreement which is not enforceable, this is not enforceable, not applicable by law is known as void agreement. ये भी क्लियर है. नेक्स्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बट उसका लीगल डेफिनेशन अब लिखेंगे अपने पास में. चलो लिखवा देता हूं पहले. आ जाओ, यहां तक क्लैरिटी है बेटा? यहां तक क्लियर है? आगे आगे आते हैं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा इसके आपको. ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है फिर उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे क्वेश्चन को हम लोग. ये था वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन जी. याद रखना सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके मीनिंग के पार्ट को तोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है. और इसीलिए हम अपने पास में ऐसे वाले नोट्स बना के पढ़ रहे हैं. और आप चेक कर पा रहे होंगे कि जो नोट्स लिख रहे हैं वही लीगल पार्ट आपकी बुक में लिखा है, वही क्वेश्चन आते हैं. क्योंकि तीन ही चीज तो होती है. एक क्या होता है कि नोट्स लिख लिया, दूसरा पार्ट क्या है, लिखना भी आ गया और याद भी हो गया, क्योंकि लिखने से याद चीजें याद होती है. दूसरा पार्ट हमारे पास में हो गया कि हमने उससे कनेक्टेड जो हमारे मॉड्यूल की लैंग्वेज है, हमारी बुक की लैंग्वेज है, उसे पढ़ लिया. तीसरी बात हमारी इंपॉर्टेंट है कि हमने उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए. बच क्या गया? फिर बच क्या गया? क्लास में ही तैयारी हो गई ना. हाँ, तो आओ बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस. तो ए बी सी डी ई, ई के एफ जी, जी तक हो गया ना. अब लिखते हैं एच. एच क्या है? इसको ग्रीन क्यों दिखाया? इसीलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में लिखा था. तो लिखो बेटा, बनाओ मिले सुर मेरा तुम्हारा. लिखो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. पॉइंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट. तो बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या हुआ? सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेक्शन बताओ पहले तो मुझे. सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन एच. सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन एच डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, है ना. और कॉन्ट्रैक्ट का तो डिटेल डिस्कशन करके आ चुके हैं हम लोग. तो जो वहां लिखा था वही लिखने हैं यहाँ पे. लिखते हैं. लिखो क्या? ये तो हमें पता है सर. तो लिखो एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट which is enforceable, an agreement which is enforceable, जब उसे परमिशन मिल जाती है. अरे बात बताना, परमिशन नहीं मिलती तो void agreement, और मिल गई तो contract. which is enforceable by law, जैसे law परमिशन दे दे, क्या बोलते हैं? is said to be known as, is said to be known as, उससे क्या कहते हैं? is said to be known as contract. तो अगर ऐसे, अब मुझे बताओ, आप लोगों ने सीओसी एजुकेशन के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपने एक अग्रीमेंट बनाया. सोचो ध्यान से, अप्लाई करें, चेक करना कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. पूछूं, समझना, फिर इसको रीडिंग करते हैं दोबारा से. बताना कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है, या ये वॉइड अग्रीमेंट है, खाली अग्रीमेंट बताना मुझे. ठीक है, ओके. सुनना, आई एम फ्रेमिंग ए क्वेश्चन फॉर यू. मैंने कहा सीओसी एजुकेशन ने आपको एक ऑफर दिया कि आप हमारे फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपका फाउंडेशन निकल गया, जो कि निकलना ही निकलना है, पास तो हो जाएंगे आप, और अच्छे नंबर से पास होंगे, गारंटी है. इतने सारे रैंकर्स हैं यहाँ पे, ऑल डे रैंक हमेशा हमारी आती है. तो यहाँ पर क्या किया, आपको एक ऑफर दिया गया हमारे बच्चों के लिए कि आपका इंटरमीडिएट में आपको एक स्पेशल ऑफर दे दिया हमने. एग्जाम्पल, तो बताओ, हमने आपको एक ऑफर दिया कि आपको इतना इतना पार्ट के ऊपर स्पेशल बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके कोर्स के साथ में इंटरमीडिएट के अंदर. ये ऑफर था या नहीं था? हाँ सर. अब आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया. हाँ. कंसिडरेशन भी होता है. हाँ, हो गया. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाएगा? बोलो बोलो बोलो, सोचो क्या बनेगा? ये बन जाएगा अग्रीमेंट बन गया. तो बताओ, क्या इस अग्रीमेंट को लॉ एनफोर्स नहीं करेगा क्या? ये लॉ करने से मना कर देगा? नहीं सर. इस अग्रीमेंट को लॉ परमिशन दे देगा सर, और दे देगा इसीलिए कहलाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट. इसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट. तो जनरली जब भी ट्राई करना हो, चेक करना हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो याद रखना, जिस अग्रीमेंट को लॉ एनफोर्सेबल कर दे, लॉ परमिशन दे दे, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ओके, क्लियर है? यही वर्ड हमने पहले बुक में पढ़ चुके हैं, और ये वर्ड यहां पर भी आ गया हमारे पास. सेक्शन नंबर 2 याद रखना, सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन एच. सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन एच. क्लियर है? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच तक हो गया. आगे बढ़ सकता हूं? आगे आ जाओ भाई साहब. चलो चलो चलो, द नेक्स्ट इज, मजा आ रहा है ना? चेन में चल रहे हैं और चीजें याद हो रही है, और साथ साथ क्वेश्चन भी हो रहे हैं, दिखाऊंगा. ओके, आओ. तो बाद में बुक पढ़ने की टेंशन खत्म, क्लास में पूरा कर लेंगे हम लोग. नेक्स्ट लिखो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन लिखो,
सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन क्या लिखूं? आई लिख दिया, आपने लिख दिया पहले से सर। मतलब सिंपल सी बात, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद क्या है? आई। तो क्वेश्चन पूछता है इन पे, पता है आपको? क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर कि बताओ भैया ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसमें डिफाइन किया गया, बताओ भैया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई किसके रिगार्डिंग है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? तो आंसर पहली बार में क्लिक करेगा, पहली बार में क्लिक करेगा। यही तो मजा है इसका, है ना? आओ पढ़ते हैं। तो वॉइडेबल किसे कहते हैं पहले लिखते हैं मेरे साथ में, पहले नोट्स बनाएंगे और फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है? नोट करो, लिखो एन अग्रीमेंट, फिर समझाऊंगा इस पार्ट को, बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एन अग्रीमेंट लिखो which is an agreement which is enforceable, an agreement which is enforceable by enforceable at the option of, enforceable लिखो at the, लिखते रहो समझाऊंगा पूरे पार्ट को। at the option of, ऑप्शन मतलब चॉइस को बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ऑफ लिखो one or more of the parties, one or more of the parties, an agreement which is enforceable at the option of one or more of the parties, लिखो आगे लिखो, खत्म नहीं हुआ अभी, but not at the option of, but not at the option of, क्या option of, option मतलब choice of, लिखो other or others, अदर और अदर्स। इसी के नीचे लिख लो अग्रीव्ड पार्टी, क्या बोलते हैं इसको? लिखो AGGREIVED, अग्रीव्ड पार्टी। सर इसका मतलब बेटा पूरा समझाऊंगा, पर लिख लो पहले अभी। नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, उसे कहते हैं अपने पास में, लिखो टर्म्ड एज, इसमें एग्जांपल दूंगा अभी आपको मैं, टर्म्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स कर दिया गया एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर, लेकिन दूसरे पार्टी के मना करने पर, वो वॉइडेबल हो गया। इसका मीनिंग ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। पहले नोट कर लो इस पार्ट को। इसे नोट कर लिया? कर रहे सर, कर रहे। काय आप लिखते बोलते, मुझे पता है बेटा ज्ञानी हो तुम लोग, पहली बार में लिख लोगे इसको। Agreement enforceable at the option of one or more but not at the option of others। समझाऊं? आओ पढ़ते हैं, समझते हैं। सुनो सुनो सुनो, बात समझते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रोमिसी, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, याद है? अब आया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई डिफाइन द टर्म वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? ओके, अब सुना कहानी, एक स्टोरी दे रहा हूं और टेल मी क्या हुआ होगा, ठीक है? आई एम फ्रेमिंग ए स्टोरी फॉर एग्जांपल फॉर यू, एक क्वेश्चन टाइप फ्रेम कर रहा हूं, रिप्लाई करना, ठीक है? हुआ क्या बेटा, कहानी में ट्विस्ट समझना, ट्विस्ट क्या आने वाला है। मैंने कहा दो लोग थे, एग्जांपल नाम लेता हूं, चलो बनाता हूं, समझ ध्यान से, चलो चलो तुम्हें बना के दिखाता हूं स्टोरी। एग्जांपल यहां देखो, ऊपर देखो, एक पर्सन था, सुनो कहानी। एक पर्सन था बेटा, इसका नाम था चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। चिंटू के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, चिंटू बड़ा पैसे वाला है, इसके पास करीबन 50 करोड़ रुपए का घर है। इसका जो घर है वो अकेला 50 करोड़ रुपए का है। सुनना कहानी सुनना ताकि रिप्लाई कर पाओ। चिंटू के पास 50 करोड़ रुपए का घर है। हुआ क्या, एक दिन एक दूसरा पर्सन जिसका नाम है मोंटी। क्या नाम है? मोंटी तुम में से भी किसी एक का नाम होगा ना, हाँ अब समझ लो क्या बात होगी। एक दूसरा पर्सन मोंटी, जो कि वहां का एरिया का गुंडा है, अपने एरिया का डॉन है ना, खुद को बोलता है हाँ मैं तो अपुन से लटकने का नहीं है, अपुन से उलझने का नहीं है, समझा? अपुन इस एरिया का डॉन है ना? ओके, तो चिंटू और मोंटी दो लोग हैं। चिंटू के पास 50 करोड़ रुपए की एक घर है, मोंटी एक गुंडा है अपने एरिया का, इलाके का। समझना ध्यान से, कहानी सुना रहा हूं, एग्जांपल सुनना। मोंटी का जो दिल था वो दिल आ गया चिंटू के ऊपर नहीं, चिंटू के घर के ऊपर। किस पे आ गया? दिल आ गया घर के ऊपर। और चिंटू वो घर खरीदना चाहता है।
याद करो पुरानी बॉलीवुड पिक्चर में भी जब किसी के एक्टर के बच्चों किडनैप कर लिया करते थे, बोलते थे तुम्हारा घर बेच दो, तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच दो, वो फ्री में नहीं खरीदते रहे उस टाइम पे। क्यों सोचते क्यों? क्योंकि रीजन इज लॉ में कंसिडरेशन जरूरी है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं बनेगा, वॉइड ही बनेगा, लॉ उसे अलाउ ही नहीं करेगा। इसलिए वहां पर अमाउंट साइन करवाते थे कि इतने में अमाउंट में कर लो फाइनल। तो हुआ क्या, मोंटी ने क्या किया यहां समझते हैं। मोंटी ने क्या किया बेटा, सेम ऐसे पीछे बना रहा हूं यहां पे। मोंटी ने एक दिन जाके चिंटू को बोला, देख भाई बात ऐसी है, अपुन को तेरा घर पसंद आ रहा है और मुझे तुझसे घर खरीदना है और मैं तेरे को दूंगा ओनली और ओनली 50 लाख रुपए। मुझे तेरा घर 50 लाख में खरीदना है, ऑफर दे डाला मोंटी ने, चिंटू को ऑफर दे डाला। अपने को चाहिए, मांगता है तो मांगता है। चिंटू बोला भाई कैसी बात कर रहे हो, 50 करोड़ घर में तुम्हें 50 लाख में, भागो यहां से, निकलो भागो, चलो निकलो यहां से। इतना सा बोलना था, मोंटी को गुस्सा आया। मोंटी ने अपनी पॉकेट में रखी जो बंदूक थी, अपनी जो गन थी, वो गन बाहर निकाली और गन तान दी। मोंटी ने गन निकाली और गन को तान दिया, और तानने का मतलब समझ रहे क्या हुआ, जैसे ताना भैया यहां पर, तो चिंटू रोना चालू हो गया। चिंटू तो बोला मैं ऐसे मत करो, मैं कहां जाऊंगा। चिंटू ने रोना शुरू कर दिया भाई, चिंटू ने रोना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, वो नहीं माना। लेकिन फिर क्या हुआ, भैया मोंटी तो मोंटी है, गुंडा इलाके का, बोला नहीं भैया बेच, जान से मार दूंगा। तो क्या हुआ, डर के मारे चिंटू ने जो प्रॉपर्टी के पेपर थे इसमें लिखा हुआ था कि चिंटू अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से वो घर उसे 50 लाख में बेचने को तैयार है, उस पर साइन कर दिए। उस पे साइन कर दिए बेटे। अब सोचो, रिप्लाई करना, अप्लाई करना यहां पर। बताओ बताओ बताओ, यहां मुझे बताओ एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा दिया गया, तो क्या कोर्ट को सपने आ रहे हैं क्या कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? नहीं सर, कोर्ट तो क्या कहना, भैया पेपर पे साइन है, हाँ ये एग्री कर रहा है, सिंपल सी बात। तो क्या हुआ, एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा लिया गया एट द ऑप्शन, बोलते हैं चॉइस को, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। एक या एक से ज्यादा पार्टी की चॉइस पर या मर्जी पर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा लिया गया, एनफोर्स करवा लिया गया। मतलब मोंटी या उसके दोस्तों ने मिलके ऐसा कोई काम करवा लिया तो उन्हें बोलते हैं अग्रीमेंट को एनफोर्स करवा लिया गया। और याद रखना, अभी पढ़ के आए हो, अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या कहते हैं, बताओ बताओ, अभी पढ़ के आए हो। अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है, अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसे कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। अगर आप चेक करोगे यहां तक, देखना यहां से लेके यहां तक अगर पढ़ोगे तो आइडिया मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया सर। बट क्या कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्यार से बना है, हाँ सहमति से बना है क्या, म्यूचुअल कंसेंट से बना है क्या? नहीं बना सर। तो क्या लोग क्या कहता है कि ऐसा अग्रीमेंट जिससे एनफोर्स करा दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया एक या एक से ज्यादा, यहां पे तो एक ही था ना मोंटी, और भी सकते रहे, एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर। आगे पढ़ो, अब कहानी अब चालू होती है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। अदर अदर का मतलब अग्रीड पार्टी। लो ने नाम दिया कि जिस भी पार्टी के साथ, सुनना सुना समझना ध्यान से, जिस भी पार्टी के साथ जोर जबरदस्ती से, डरा धमका के, प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसे हमने नाम दिया अग्रीड पार्टी। लो ने नाम दिया अग्रीड पार्टी। तो अग्रीड पार्टी कौन, चिंटू की बात हो रही है। तो अगर चिंटू की चॉइस नहीं थी, चिंटू थोड़ी जाता कि कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और चिंटू पहुंच गया बेटा कोर्ट में, और कोर्ट जाके बोल गया कि जज साहब मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, देखो मोंटी ने गन पॉइंट पे मुझसे साइन करवा लिए, डराया था, धमकाया इसने मुझे, मैं डर गया था, मैंने साइन कर दिए। अब सुनना ट्विस्ट, तो लोग कोर्ट क्या बोलेगा पता है, जान लो आज से ही, ऐसी कंडीशन जहां पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट गन पॉइंट पे डरा धमका किया गया हो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन बाद में अगर वो अग्रीड पार्टी पहुंच जाती है कोर्ट में जाके, तो उस केस में कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, सुनना ध्यान से, कोर्ट उस अग्रीड पार्टी को ऑप्शन देता है, चॉइस दे देता है। वही सामान तो उसी का था ना, और वही जगह बोल रहा है मैं तो बेचना नहीं चाह रहा था, देखो सर ऐसे क्या किए लोग, डराया मेरे को, मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया। तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट उस अग्रीड पार्टी को ऑप्शन देता है कि भाई देख, अब तेरे हाथ में, तुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकता है, यू हैव राइट टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था पहले, बट तेरा राइट है। कोर्ट उसे कंटिन्यू करने का राइट देता है, कोर्ट उसे रिजेक्ट करने का राइट भी देता है, या तो कंटिन्यू कर ले, या फिर तू चाहे तो इसे रिजेक्ट भी, कैंसिल भी कर सकता है।
तो ऐसे ऑप्शन मिलना, किसको? अग्रीड पार्टी को ऐसे ऑप्शन मिलना ही कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहलाता है? वॉइड एबल। वॉइड नहीं है, वॉइड एबल मतलब वॉइड होने लायक, मतलब कोर्ट ने उसे बाद में ऑप्शन दे दिया कि तू चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। बस इतनी सी बात थी और इसी बात पे बन गया हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? दिखा भी देता हूं, देखो जरा आगे आ जाओ। देखो देखो तुम यार, तुम्हारी चॉइस तुम्हारे आगे नहीं चलती मेरे बेटे, तुम जो बोलोगे वो चलेगा क्लास में। आओ, क्या बोला? सुनो सुनो सुनो। पहला वर्ड लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन आई, पढ़ना जो सेम लिखा हम लोगों ने। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक अग्रीमेंट जिसे एनफोर्स करवा दिया गया एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, एक या एक से ज्यादा पार्टी के कहने पर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स मतलब अग्रीड पार्टी, बट अग्रीड पार्टी के कहने पर नहीं, अग्रीड पार्टी ने डिनाई कर दिया, उसे कहते हैं क्या? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर रहेगा बेटा? और इसके रिगार्डिंग 5 केसेस आएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, फ्री कंसेंट नाम है चैप्टर का, जहां 5 केस हैं कोएर्सन कि किन पार्ट में ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। तो 5 केस पढ़ेंगे, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये 5 चीज पढ़ाएंगे। अभी नहीं, आगे पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा हमारे पास में। यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? आ जाओ वापस फिर, हम तो भैया नोट पे लौटेंगे, अब बुक पढ़ना, भी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बाद में आपको मैं। चलो क्लियर है? आगे आते हैं। द नेक्स्ट इज, ये था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हो गया ना, अब लिखो जी आई जे, सर लिखते हैं। नेक्स्ट इज, लिखो हेडिंग बनाओ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मैंने, ध्यान रखना, अग्रीमेंट नहीं लिखे बेटे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं? तो क्या मैं अग्रीमेंट वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे? नहीं, क्या यूज करूंगा? यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट नाम आ रहा है तो लिखो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे आ गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या? बड़ा प्यारा कॉन्ट्रैक्ट है, भी सिंपल सा पार्ट है, लिखो इसके बारे में, तो एग्जांपल दूंगा इस पे मैं। लिखो ए कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, लिखो विच, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, पहले देखना स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं, सी ई ए एस ई एस। ए कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला बेटा? बताओ बताओ क्या बोला? एक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? सोच के बताओ ना। अग्रीमेंट लिखूं यहां से? नहीं सर, वहां तो अग्रीमेंट की बात अलग थी, कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। सीज का मतलब होता है रोकना, स्टॉप को बोलते हैं। सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे लॉ ने करने से रोक दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, जब वर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट आ गया मतलब आपका ऑफर, समझना, बात करें? हाँ बात करते हैं। मतलब आपका ऑफर, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस, मतलब कंसीडरेशन, मतलब अग्रीमेंट हो चुका था और अग्रीमेंट को एनफोर्स भी किया जा चुका था। फिर क्या हो गया सर? ऐसा क्या हो गया? कह रहा है ऐसा हो गया कि जिसकी बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बावजूद भी लॉ ने सीज मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से रोक दिया, स्टॉप कर दिया कि उसे एनफोर्स नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं क्या बेटा? लिखो, सच कॉन्ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज, सच कॉन्ट्रैक्ट इज said टू बी नोन एज, बोलो क्या बोलते हैं? said टू बी नोन एज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था लेकिन बाद में लॉ ने करने से मना किया, उसे क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को, एग्जांपल समझो ध्यान से बात को। चलो अच्छा पूछता हूं तुम लोगों से, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है। पूछूं? समझना, एग्जांपल लिखता हूं, चलो पूछता नहीं हूं, लिखो एग्जांपल। फिर मेरा एग्जांपल है, समझ लो क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से मैं, रिप्लाई करना खाली, ठीक है। फर्स्ट मैंने कहा गुड्डू, लिखो गुड्डू अग्रीज या कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी, अग्रीज या लिख दूं कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसने, कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी छुई मुई, छुई मुई, हाँ छुई मुई, छुई मुई। गुड्डू अग्रीज टू मैरी छुई मुई ऑन 29th ऑफ नवंबर, 29 नवंबर की दोनों की शादी थी बेटा, दोनों ने अग्री किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया शादी करेंगे।
बट आगे क्या लिखा, तो बताओ जो ये शादी का अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, 29 को शादी की डेट फिक्स हो गई है, क्या बताओ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, या अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? बन गया सर, ऑफर एक्सेप्टेंस सबको हो गया। अब आगे पढ़ना, कह रहा सर बट बिफोर या बट ऑन 27th of November, लिखो छुई मुई डाइड, छुई मुई मर गई बेटे, क्या हुआ बेचारे के साथ, छुई मुई डाइड, मर गई। अब बताओ जब बंदा ही मर गया, पर्सन ही मर गया, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? बोला हाँ जी कर लो, ऐसा बताना। जब बंदा ही मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब सोना क्वेश्चन पूछता हूं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी स्पेसिफिक डेट को पूरा करने के लिए, लेकिन उस डेट के आने से पहले ही बंदा मर गया, मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया, समझ रहे हो, डिस्ट्रक्शन हो गया, समझाऊंगा आगे, टॉपिक आएगा आगे, डिटेल चैप्टर आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी समझ लो इस बात को। तो कॉन्ट्रैक्ट आज कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, कॉन्ट्रैक्ट बना बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ हैपनिंग ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसा हुआ कि अब लोग कह रहा भैया सॉरी हमको माफ कर दो, हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते। अब वो तो जिद करके बैठा है, शादी करूं तो छुई मुई से करूं वरना ना करूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाओ, होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट लोग अगर लो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से रोक देगा, तो सीज क्या सीज कर देगा कि भैया एनफोर्स नहीं हो पाएगा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं बेटे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस स्पेसिफिक है इसमें, कौन कौन से हैं? डेथ वाला केस जो मैंने एग्जांपल लिखा, एक आता है इंसॉल्वेंसी वाला केस, दिवालिया निकल गया, एक होता है डिस्ट्रक्शन, जिस सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वही सामान नष्ट हो गया, एक होता है चेंज इन लॉ में बदलाव कर दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल आएगा अपने पास कौन सा? लॉकडाउन वाला, कोविड के टाइम पे, है ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ। तो ये था बेटा आपका कौन सा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये सामने रहा, कोई डाउट समझ में आया है ना? बताओ, याद भी रहेगा अपने पास में। तो आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अपने पास में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूं इसको आगे। देखो बेटा, देखो यहाँ पे आती है बात इसके अंदर कि सर इसका भी पार्ट देख लेते हैं। हाँ ये रहा बेटा हमारे पास, आपके सामने साक्षात दर्शन दे लो। क्या लिखा, पढ़ना ध्यान से। कह रहा सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर देखो, सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन जे। क्या बोला था? यही तो पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस, द वर्ड सीज मतलब स्टॉप, जिसे रोक दिया गया करने से, टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा। हम पढ़ भी चुके केस कौन कौन से हैं? डेथ वाला केस, इंसॉल्वेंसी वाला केस, आपके पास चेंज इन लॉ वाला पार्ट, वो वाला पार्ट। इसमें लास्ट के दो वर्ड और हैं इन्हें सुन लो खाली, क्योंकि एक्चुअली जो वर्ड है आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये वर्ड मॉड्यूल में नहीं है, सुन लो खाली काम के लिए। डेफिनेशन के पॉइंट पे के वाला पार्ट क्या है? प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब है जो पर्सन केस फाइल करता है। जनरली जो पर्सन केस फाइल करता है उसे बोलते हैं प्लेंटिव, और जो पर्सन पे केस फाइल किया जाता है उसको नाम दिया गया डिफेंडेंट। तो दो वर्ड ध्यान रखना, वन इज कॉल्ड प्लेंटिव, अनदर इज कॉल्ड डिफेंडेंट। तो ये टॉपिक था हमारा बेटा, यहां पर हमारी लीगल डेफिनेशन हो जाती है खत्म। लेकिन हमारे पास में एक पार्ट तो फिर भी बचा हुआ है, क्योंकि हमने कहा था हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो लीजिए बेटा अगर मैं दिखाऊं, आपके नोट्स हो चुके हैं तो फटाफट से क्वेश्चन भी देख लिए जाए इसके। चलो 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 चलो, अब बात करते हैं। तो पहला प्रश्न, फोकस सामने, नोट्स भी हो गया, नोटिंग कर लिया, नोटिंग वाला पार्ट हो गया, बुक में जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी रीडिंग कर लिया। अब इसकी फटाफट से इसके जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो भी कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं भैया, लो बनाया कब था? आंसर कौन सा किस में आता है? कॉन्ट्रैक्ट का वाला इसमें आता है, किस में आता है? 1872। ये रखना। नंबर 2 इज कॉल, आप यहां पढ़ना। अब आपको इनके आंसर भी आएंगे, देखो ध्यान से पढ़ते हैं प्यार से। क्वेश्चन कह रहा है, अग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ at the option of one or more of the parties but not at the option of other। बताओ क्या ये लाइन पढ़ने के बाद, सोचो जवाब दो मुझे, क्या ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्लिक हुआ आंसर, या आपको ऑप्शन ढूंढने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सोचो, लगाओ दिमाग। क्या अब देखो, नोट्स पढ़ने का फायदा, नोट्स लिखने का फायदा, समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर हमें पता है आंसर इसका कौन सा है, क्या ये वैलिड होगा, क्या ये वॉइड होगा, क्या ये वॉइडेबल होगा या इलीगल होगा? सर सिंपल, वॉइडेबल, यही मीनिंग सीख के आए थे हम लोग, याद आया ना?
एक या एक जरा पार्टी की चॉइस पर, बट दूसरी पार्टी उसके लिए एग्री नहीं थी, याद आया ना? आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन, एज पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई, बताना सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ई किसके लिए था? याद करो, ओ फॉर एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन या अग्रीमेंट? अग्रीमेंट याद है तो पढ़ने का लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या कहते हैं बताओ, किसे कहते हैं? ये वाली डेफिनेशन किसकी थी? पता है सर, अग्रीमेंट की थी। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब बताओ सारे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। आगे आओ, नेक्स्ट दिखाता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, अगले पे आ जाओ। ये हम कर चुके। एन अग्रीमेंट, ये तो हम पढ़ी थे, नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड अंडर सेक्शन। बताना अब, प्लीज प्लीज प्लीज, बड़ा काम की बात सुनना। यहां पर लिखा है अग्रीमेंट, और वो भी कौन सा? एक अग्रीमेंट वॉइड कहा जाएगा। बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा था तो सेक्शन अलग हो जाता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, बट सेक्शन लिखा अग्रीमेंट जो कि वॉइड हो गया, तो पूछे कौन से सेक्शन में? तो कैन यू प्लीज टेल मी वॉइड अग्रीमेंट का सेक्शन कौन सा था? इज इट ए, एफ, जी, ई? कौन सा था सर? ये वाला। बोलो, अब सोच के देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। और बता देना चाहता हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ आएगा बेटा, क्योंकि एक्चुअली जो प्रश्न आ चुके हैं आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिकली। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद चेक कर पा रहे हो, अपने नोट्स की हेल्प से आप पूरे पार्ट को अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्लास का पैटर्न यही चलेगा। नोट लिखेंगे, बुक का पार्ट रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन करेंगे साथ वाले। लास्ट चेक करो, लास्ट क्वेश्चन कौन सा? 2 क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। ये हम कर ही चुके थे, कंसिडरेशन वाला पार्ट, ये भी हमारा हो गया था, खत्म, हम कर चुके थे। तो इससे कनेक्टेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हम नोट लिख चुके हैं। यही हमारा पैटर्न रहेगा अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाना गाइए जाइए, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, सी यू, टेक।